Good morning, all the students. I welcome all the students. एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ एक नई डिस्कशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप सब स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी जो है आप इसमें चैट ना करें, और उसके अलावा कोई भी स्टूडेंट जो है आप इसमें बात मत करें, और डिटेल में जो है क्लास को सुने, क्लास को समझे। आई वेलकम ऑल द स्टूडेंट वंस अगेन। गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कहते हैं कि जो रास्ता सफलता की ओर जाता है वही रास्ता असफलता की ओर भी जाता है। इसलिए हमें असफलता से नहीं डरना चाहिए, बल्कि हमें अपनी यात्रा जारी रखनी चाहिए ताकि हम असफलता के बाद सफलता तक पहुंच सकें। तो ये चीज़ अपनी लाइफ में सुनिश्चित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जब अपनी लक्ष्य की तरफ आप चल रहे हैं, अपने लक्ष्य की तरफ आप जा रहे हैं, तो उसमें परेशानियां भी आएंगी, तकलीफ़ें भी आएंगी, सब कुछ आएगा। आपको बहुत सारे लोग ये कहने वाले मिलेंगे कि ये चीज़ आज तक आपकी फैमिली में किसी ने नहीं की है, या ऐसी चीज़ कभी हो नहीं पाई है। आप आईएएस या केएस जो क्वालिफाई, आप जो है सिविल सर्विसेज या पीसीएस जो क्वालिफाई करना चाहते हैं, वो इतना आसान नहीं है। तो ये नेगेटिव लोग, ये टॉक्सिक लोग आपको हमेशा अपनी ज़िंदगी में मिलेंगे। आपको उनकी सुननी नहीं है, आपने मेहनत करनी है, क्योंकि आपके आगे पीछे जो एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया है जहाँ पे असफल लोग बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं, और वो असफल लोग ये चीज़ देखते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए, इसलिए वो किसी दूसरे को भी सफल होते देखना नहीं चाहते हैं। इसलिए वो आपको जो है नेगेटिव जो है उस माहौल में जो है आपके लिए क्रिएट करेंगे, आपको जो है डिस्करेज करेंगे कि आप इस चीज़ को आगे लेकर ना बढ़ें। हमारी समाज में हमेशा से ये चीज़ चलती आ रही है कि बचपन से जब एक बच्चा पैदा होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है, तो उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें डाल दी जाती हैं। उसको ये कह दिया जाता है कि आप शायद ये चीज़ नहीं कर पाएंगे, या आप ये चीज़ मत कीजिए, आप ऐसी चीज़ मत कीजिए। ये सारी की सारी चीज़ें कंटिन्यूसली जो हैं चलती रहती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता उस बच्चे के माइंड में ये चीज़ आ जाती है कि मैं कोई बड़ी चीज़ नहीं कर सकता, या कोई चीज़ जो है बड़ी है। आईएएस क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात है, या स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात है। और आहिस्ता आहिस्ता उसके माइंड में जब ये चीज़ें आती जाती रहती हैं, तो लास्ट में उसको यही लगता है कि अगर मैं जो है कोई छोटा सा एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लूँ, कोई क्लैरिकल एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई कर लूँ, तो मेरे लिए वही जो है काफ़ी है। तो आप सब बच्चों को इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि आपके आगे पीछे ये माहौल क्रिएट किया गया है। आप नालायक नहीं हैं, आप बुद्धिमान हैं, आपको अक्ल है। जितने भी लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, जितने भी बच्चों ने, जितने भी लोगों ने, जितने भी एस्पिरेंट्स ने आईएएस किया, स्टेट पीसीएस क्वालिफाई किया, असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, या अच्छी जो है आर्मी की किसी पोस्ट पे गए या कहीं भी गए, उन सब की एक क्वालिटी थी, उन सब के अंदर जो है एक विशेषता थी। और वो विशेषता थी कि वो अपने आगे पीछे उनके मोहल्ले में, उनके कॉलेज, उनकी यूनिवर्सिटी या उनके घरों में वो किसी की भी नहीं सुनते थे। ना उन्होंने रिश्तेदारों के नकारात्मक सोच को अपने दिमाग में लाने दिया, ना उन्होंने मोहल्लेदारों की जो है गलत सोच को अपने दिमाग में लाने दिया। लोग उन पे हंसे, लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। जब जब उन्होंने अपने लक्ष्य की बात करने की कोशिश की तो उनका मजाक उड़ाया गया। यहाँ तक कि कई बार बहुत सारे बच्चों ने ये चीज़ भी देखी होगी कि कभी कभी उनके अपने रिश्तेदार जो है एक नकारात्मक सोच के साथ आते हैं और उनको डिस्करेज करते हैं कि आप ये चीज़ मत कीजिए, आप आईएएस की तैयारी मत कीजिए, आपका पैसा जो है खर्च हो जाएगा, कोचिंग में आप इतना ज़ाया करेंगे। क्यों? क्योंकि शायद वो लोग भी नहीं चाहते हैं कि उनके ख़ानदान में, उनकी फैमिली में कोई बंदा इतना आगे जाए, इतना बड़ा एग्ज़ाम क्वालिफाई करे, क्योंकि वो खुश हैं। वो ये चीज़ देखते हैं कि शायद अगर उनके बच्चों ने कोई बड़ा एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया तो वो आपको भी डिस्करेज करेंगे, आपके माता पिता को जो है एक नकारात्मक सोच का शिकार बनाने की कोशिश करेंगे, उनको डराएंगे, उनको बताएंगे कि कितनी ज़्यादा महंगाई है, कितनी ज़्यादा आर्थिक स्थिति खराब है आपकी, और उसके बावजूद आप बच्चे के लिए जो है इतना करना चाहते हैं, आप मत करें।
इससे अच्छा है बच्चे को कोई जो है छोटा मोटा जो है कोई स्किल, कोई हुनर सिखा दे, बच्चे को जो है कोई छोटा मोटा ITI का डिप्लोमा करवा दे, या बच्चे को कोई छोटा मोटा जो है कोई दुकान खुलवा दे। और यही चीज़ है जो एक आम बच्चे को एक ख़ास बच्चे से अलग करती है। वरना कोई भी स्पेशल इंसान नहीं होता है। स्पेशल होती है सोच, स्पेशल होती है आपका दिमाग। आप जो भी कुछ है ना, आप जो भी हैं, जैसे भी है, यहाँ पे हैं। आपकी लाइफ सिर्फ यहाँ पर है, ये है आपकी लाइफ, आपकी पूरी लाइफ यहाँ पे घूमती है। इसको अगर आपने पॉजिटिव कर लिया, इसको अगर आपने पॉजिटिव तरीके से चलाया, तो आप जिंदगी में कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे आपके अंदर नेगेटिविटी भर गई, और वो नेगेटिविटी, देखो कौन चाहेगा नेगेटिविटी भरना अपने अंदर? मैं कभी चाहूंगा कि मैं नेगेटिव हो जाऊं यहाँ से? आपके माइंड में यही सवाल होगा ना कि सर हम तो नहीं चाहते हैं कि हम नेगेटिव हों। ये नेगेटिविटी आहिस्ता आहिस्ता आती है। आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा दिमाग है, इसके तीन हिस्से होते हैं। एक को आप बोलते हो कॉन्शियस माइंड, ठीक है ना, जो कॉन्शियस है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सुबह उठ के खाना खा रहे हो, आप वॉक पे जा रहे हो, आप कॉलेज जा रहे हो, आप माइंड को बोल रहे हो, माइंड वैसे काम कर रहा है, कॉन्शियस है ये, ठीक है ना, ये जीवित है। एक होता है सबकॉन्शियस माइंड वो है जिसके अंदर सारी ताकत है, जिसके अंदर सारी एनर्जी है। आप समझे, आपकी सारी की सारी ऊर्जा, आपका सारा का सारा, आपकी सफलता, आपकी सारी की सारी जो है आपका धन दौलत, आपका सबकॉन्शियस माइंड के अंदर होता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि उसको आप चलाते हो। सबकॉन्शियस माइंड वही करेगा जो आप उसको कहोगे। दोबारा समझें, इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें, इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें कि आपके ब्रेन के अंदर, आपके दिमाग में एक कॉन्शियस माइंड है जो आपका नॉर्मल काम करता है, जो आप खा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, बोल रहे हो मुझे मूवी देखनी है, मुझे पढ़ना है, या जो भी है। इसके अंदर अराउंड 3 से 4% या 5% जो है चीजें सफलता है इसके अंदर। लेकिन जो असली ऊर्जा है, असली सफलता है, असली जो इसके अंदर जो आपके लक्ष्य, आपकी सब चीजें, आपका फ्यूचर, वो सबकॉन्शियस माइंड में है। और सबकॉन्शियस माइंड को आप चला रहे हैं। अब कैसे चलेगा वो? उसके अंदर एनर्जी सारी है, लेकिन वो आपका गुलाम है। आप उसे बोलोगे मैं जिंदगी में कुछ भी कर सकता हूं, वो वैसे ही ऊर्जा रिलीज करना शुरू कर देगा, वैसी ही एनर्जी रिलीज करना शुरू कर देगा। आप उसको बोलोगे यार मैं नहीं कर सकता, मुझे मुश्किल लग रहा है यार, मैं नहीं उठ पाऊंगा सुबह 5 बजे, वो बोलेगा ठीक है जैसा आप कह रहे हो, वो वैसी ही ऊर्जा रिलीज करेगा और आप सुबह नहीं उठेंगे, आप नींद में रहेंगे और आप 8-9 बजे उठेंगे। आपने एक बार उसको बोल दिया कि नहीं मुझे सुबह उठना ही उठना है 4 बजे, कुछ भी हो जाए, मेरा लक्ष्य मेरी नींद से ज्यादा जरूरी है, मेरा लक्ष्य मेरी नींद से ज्यादा जरूरी है, मेरे आराम से ज्यादा जरूरी है, मेरे कंफर्ट से ज्यादा जरूरी है। तो इन चीजों को समझने की जरूरत है। अब सबकॉन्शियस माइंड को बताओ, उसको बोलो कंटिन्यूअसली। क्यों कहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव बोलो, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, मैं सब कुछ कर लूंगा, मैं कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर लूंगा, मैं किसी भी लाइफ में आगे बढ़ जाऊंगा, मैं नालायक नहीं हूं, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं हर चीज का मुकाबला करूंगा, हर संघर्ष से लड़ूंगा। क्यों ये चीजें कही जाती हैं कि आप बार बार बोलो? क्योंकि जब आप ये बार बार चीज बोलोगे, सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही काम करना शुरू करेगा, वो आपके जो है बायोलॉजिकल क्लॉक को वैसे ही सेट कर देगा। और आप अल्टीमेटली आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 2 महीने, 3 महीने, और आपके अंदर वो डिसिप्लिन आ जाएगा, आपके अंदर वो सिंसियरिटी आ जाएगी। अब आप अपने लक्ष्य को लेके आगे बढ़ गए हैं। आपको फर्क नहीं पड़ता है कि एग्जाम कब है, आपको फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे कितने मार्क्स आएंगे, आपको फर्क नहीं पड़ता है कि आपको जीतना है या हारना है, वो चीज निकल जाएगी आपके माइंड से। ये जीत या हार का मकसद नहीं है, यह मकसद है आपका अपने आप से, आपकी जो अपने आप से एक लड़ाई है, अपने आप से एक स्ट्रगल है, आपकी अस्तित्व की लड़ाई है। ये लड़ाई किसी और की नहीं है, ये लड़ाई किसी और ने आपको नहीं दी, ये लड़ाई आपने खुद को दी है कि आज मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा एग्जिस्टेंस क्या है, मेरी पहचान क्या है,
मेरी आइडेंटिटी क्या है, क्या क्या मैं जीवित हूं, या मैं सिर्फ इस जो है एक नॉर्मल जो एक इंसान, एक जो है एक जो मनुष्य या कोई एक प्राणी या कोई एक जो है लिविंग बीइंग जिंदगी गुजार रहा है, मैं वैसे गुजार रहा हूं। अगर आप जिंदा हो तो आप जिंदा नजर आने भी चाहिए। सिर्फ जिंदगी गुजारना मकसद नहीं है। अगर सिर्फ जिंदगी गुजारना मकसद होता तो ऊपर वाला आपको मनुष्य ना बनाता, वो आपको पेड़ पौधा बना देता, कोई और जानवर बना देता, कोई चीज कर देता। उसने आपको मनुष्य बनाया, उसने आपको इंसान बनाया। क्यों बनाया भाई, क्यों बनाया? सिर्फ इसलिए कि आप भी जो है ऐशो आराम की जिंदगी गुजारने के बारे में सोचो। आपके माता पिता एक स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और आप अपना टाइम, अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो टिकटॉक पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहे हो, यूट्यूब पे रील्स बना रहे हो, और खुश हो कि मैं यूट्यूबर बन जाऊंगा। और भाई इतनी कोई महीने में रीलें बना के यूट्यूबर बनने वाले नहीं हो। ये जो आपने आसान सा रास्ता ढूंढा है ना सफलता का, ऐसे नहीं मिलती है सफलता, ऐसे नहीं मिलती है। अगर आप उसमें ही मेहनत करना चाहते हो, उसमें भी आपको 1 2 3 4 5 6 साल जो है लगाने पड़ेंगे, तब जाके आप उस लेवल पे पहुंचोगे। तो आसान तरीका मत ढूंढो। सफलता का कोई भी तरीका आसान नहीं होता है। इस चीज को समझने की जरूरत है आपको। तो आपको मेहनत करनी है, आपको अपने ऊपर भरोसा करना है, और अपने आप से लड़ना है। आपकी सबसे पहली लड़ाई तो अपने आप से है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आपकी सबसे बड़ी लड़ाई तो आपकी अपने आप से है कि आपको कैसे जो है लाइफ में आगे बढ़ना है, कैसे उठना है। सबसे पहली लड़ाई तो तभी शुरू होगी जब आप सुबह 4 बजे का अलार्म लगाओगे। जब 4-5 बजे की मैं बात कर रहा हूं ना, आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स तो वहीं पे अपनी लड़ाई हार जाएंगे। उनकी रेस तो वहीं खत्म होगी, उनका मसला तो वहीं पे खत्म हो गया। क्यों जो है 2.5-3 लाख स्टूडेंट्स जो हैं आईएएस का एग्जाम जो है उसका फॉर्म भरते हैं प्री का, और लास्ट में सिर्फ 700, 750, 800 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। आप समझते नहीं है इस चीज को। क्या है ये चीज? क्या है वो चीज जो उन 750, 800 बच्चों को 2.5-3 लाख बच्चों से आगे करते हैं? तो सबसे अच्छी चीज, आप जल्दी उठते हैं, बहुत अच्छी बात है। रक्षंदा कह रही है कि नहीं सर मैं जल्दी उठती हूँ। अनुराधा जो है पूछ रही है सर सोना कितने बजे। तो बेटा अगर आप सुबह 5 बजे उठना चाहती हो तो आपको बेटा 11 बजे के आसपास सोना पड़ेगा। मिनिमम अराउंड जो है 6 घंटे की नींद आपके लिए जो है जरूरी है। तो आप उठें। जब आप सुबह उठ गए मॉर्निंग में, स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगी, बट आहिस्ता आहिस्ता आप उठोगे। आप जो है मस्जिद में जाओगे, मंदिर में जाओगे, पूजा करोगे, अपना जो है जो भी है प्रे करोगे। उसके बाद आप थोड़ा सा वॉक करके बैठ जाओगे पढ़ाई करने। स्टार्टिंग में आप सोचोगे क्या पढूं कितना, बट आहिस्ता आहिस्ता आपका जो है डिसिप्लिन बनता चला जाएगा। तो सबसे पहले आपको डिसिप्लिन, अपने ऊपर मेहनत करनी है, अपने आप को बनाना है। आप समझ रहे हैं? तो जब ये सारी चीजें होना शुरू हो जाएंगी, फिर आप जिंदगी में बाकी चीजों को लेके आगे बढ़ोगे। तो इन सारी चीजों को समझना है, इन सारी चीजों को लेके आगे बढ़ना है, तभी आप जिंदगी में जो है बहुत सारी चीजें जो है कर पाएंगे और बहुत सारी चीजें जो है अचीव कर पाएंगे। तो अगर आप खुद के प्रति ईमानदार हो जाते हैं, खुद के प्रति अपने आप से आप लॉयल हो जाते हैं, तो आप खुद को सफल होने से बचा नहीं सकते। ये चीज समझें आप, इस चीज को समझने की जरूरत है कि अगर आप अपने आप से लॉयल हैं, सो लॉयल्टी स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन। ईमानदारी जो है वो अपने आप से शुरू होती है। तो पहले अपने आप से ईमानदार हो जाओ। आप 10th में थे, 12th में हैं या कॉलेज में हैं, आप अपने पेरेंट्स को धोखा दे सकते हैं। बुक खोल के पढ़ाई ना करें, जो है मोबाइल चलाएं। आप अपने फ्रेंड्स को धोखा दे सकते हैं, आप अपने मेंटोर्स को, अपने टीचर्स को धोखा दे सकते हैं, लेकिन कब तक? अल्टीमेटली अस्तित्व, पहचान की लड़ाई तो आपकी अपनी है। 1 साल, 5 साल, 10 साल, आज से 5 साल, 10 साल बाद आप अपने आप को कहां देखते हैं? क्या वही जिंदगी गुजारनी है? क्या फिर वही दुकान जो है खोल के बैठना है, या जो है ऐसे ही फिरना है? तो वो चीजें आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, ये समझे आपके खुद से जीतने की जिद है, खुद से जीतने की जिद है। मुझे खुद को ही हराना है। आप किसी और से लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आपका किसी और से कंपटीशन नहीं है। खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है।
मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है, मेरे अंदर एक जमाना है। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि दुनिया की भीड़ में आप खो जाएंगे, जैसे जो है लाखों करोड़ों लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, वैसी जिंदगी आप गुजारना चाहते हैं, या फिर आप अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ना चाहते हैं अपने आप से। ये लड़ाई आपकी है, और जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता है ना, उसके पास बहाने नहीं होते, और जिनके पास बहाने होते हैं वो कभी सफल नहीं होते। आप जाइए एक असफल इंसान के पास, आप बैठिए उसके पास और आप उससे पूछिए, उस असफल इंसान से, कि सर आपको सफलता क्यों नहीं मिली। वो आपको असफल होने के बहानों की पूरी लिस्ट तैयार करके दे देगा कि भाई ये रही लिस्ट, ये चीजें थी जिसकी वजह से मैं सफल नहीं हो पाया। उस लिस्ट में उसने बहुत सारी चीजें लिखी होंगी, पैसा नहीं था, वक्त नहीं था, इंग्लिश कमजोर थी, माता पिता ने साथ नहीं दिया, खानदान वालों ने साथ नहीं दिया, ये हो गया, वो हो गया, बारिश हो गई, धूप हो गई, ठंड हो गई, सर्दी पड़ गई, गर्मी पड़ गई, बाल छोटे हो गए, बाल बड़े हो गए, बीमार हो गया, सही हो गया। तो एक हारा हुआ इंसान, एक असफल इंसान आपको बहानों की लिस्ट दे देगा कि इस वजह से मुझे सफलता नहीं मिली। अब आप एक सफल इंसान के पास जाइए, एक सक्सेसफुल इंसान के पास जाइए और उससे जाके पूछिए कि आप सफल कैसे हो गए, आपको सफलता कैसे मिली, आप जो है आपको सक्सेस कैसे मिला। आज आपकी एक आइडेंटिटी है, समाज में आपका इतनी बड़ी पोजीशन है, इतना बड़ा स्टेटस है आपका समाज के अंदर, तो कैसे आप सफल हो गए। वो बोलेगा मेरे पास हारने की लाखों वजहें थी, मेरे पास बहुत सारे रीजंस थे कि मुझे सफलता ना मिलती, असफल होने के बहुत सारे रीजन थे, लेकिन सफल होने का एक ही रीजन था मेरे पास, एक ही रीजन था मेरे पास, एक वजह थी मेरे पास सफल होने की। आप समझ रहे हैं, एक ही वजह थी और वो वजह थी, उसी की वजह से मैं सफल हो गया। तो आपको वो वजह ढूंढनी है। वो आपको शायद बोलेगा कि मुझे मेरे जो है रिश्तेदारों ने जो है मेरा मजाक उड़ाया, मेरे पास कुछ था नहीं, तो मेरे पास यही एक वजह थी कि मुझे अपने रिश्तेदारों को गलत प्रूफ करना है। मेरे पास एक ही वजह थी जीतने की और मैं जीत गया। हारने वाला बोलेगा मेरे पास 100 वजहें थी हारने की, इसलिए मैं हार गया। जीतने वाला बोलेगा 100 वजहें थी हारने की, लेकिन एक वजह जीतने की थी, मैंने जीतने की वो एक वजह पकड़ी और उस वजह से, उस रीजन से मैं जीत गया अपनी लड़ाई। तो आपको अपनी वजह ढूंढनी होगी, आपको अपना रीजन ढूंढना होगा। हारने के बहुत सारे रीजंस हैं आपके पास, मैं जानता हूं। अपने जीतने का एक रीजन ढूंढो, खुद को खंगालो, अपने अंदर जाओ, अपने आप से बात करो और पूछो वो कौन सा रीजन है, वो कौन सी वजह है, वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से मुझे जीतना है, मैं हार नहीं सकता। वो कहते हैं ना कि कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं। जब आप मेहनत कर रहे हैं ना अपने अस्तित्व, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, अपने फ्यूचर, अपने आने वाले कल को अच्छा बनाने के लिए जब आप मेहनत करते हैं ना, तो थकान भी हो जाती है। थकान हो जाती है जब खाना पूरा नहीं मिलता, जब वक्त नहीं होता, जब जो है एक जो है लाइट गई हुई है और जो है वैसे पढ़ रहे हैं, पंखा नहीं चल रहा है, गर्मी है, कुछ नहीं है। तो जब ये सारी चीजें होती है ना, तब मन करता है हार जाने का। आप समझ रहे हैं मेरी बात, लेकिन हारना नहीं है। वो कहते हैं ना कि कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, न जाने किस किस का हौसला हूं मैं, न जाने किस किस का हौसला हूं मैं। तो इस चीज को समझने की जरूरत है आपको, इस चीज को समझने की जरूरत है कि आप थक नहीं सकते,
आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो पाए, जिनको अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं मिला, जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया, जो सफल नहीं हुए, वो लोग आपको देख रहे हैं। आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके चाचा चाची, आपके मामा या आपके बाकी रिश्तेदार, वो लोग जो अपनी जिंदगी में कोई चीज नहीं कर पाए, कोई ऐसी चीज क्वालिफाई नहीं कर पाए, वो सब लोग आपको जो है सफल होते देखना चाहते हैं। तो अगर आप सफल हो जाएंगे तो आप जिंदगी में बहुत सारी चीजें क्वालिफाई कर लेंगे। अदरवाइज क्या होगा, टाइम पास के लिए आएंगे, फ्री की क्लास मिली है तो अटेंड करेंगे और फिर वहां पे अपने ईगो को सेटिस्फाई करेंगे कि सर क्या बोल रहे हो, क्लास को जो है रिवाइज कब करोगे, जो है पॉलिटी की रिवीजन कब होगी। क्योंकि ये सच्ची बातें, ये अच्छी बातें एक गलत इंसान सुनना ही नहीं चाहेगा। उसको इन बातों से अजीब सा गुस्सा आएगा, उसको इन बातों से इरिटेशन होगी और वो बोलेगा यार ये क्या बातें कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये वही लोग हैं जिनको सफलता से दूर दूर का रिश्ता नहीं है, उनको इरिटेशन होना शुरू हो जाएगी। और ये भी एक अच्छी चीज है कि अगर उनको इरिटेशन हो रही है तो उनको समझना चाहिए कि वाकई ही वो अभी सफलता से दूर हैं, उनके अंदर की लड़ाई शुरू हो गई है उनके अच्छे और बुरे मनुष्य के साथ। हर एक इंसान के अंदर अच्छाई भी है, बुराई भी है। तो अगर उनको अच्छी बातें सुनते हुए इरिटेशन होती है, इसका मतलब उनकी बुराई उनके ऊपर जो है हावी हो चुकी है, उनकी जो बुराई है वो उनके ऊपर जो है हावी हो चुकी है और अल्टीमेटली वो जो हैं सुनना नहीं चाहेंगे अच्छी बातें। तो आपने ये सब चीजें जो हैं समझनी है, ये सारी चीजें आपको जो है जाननी है, इन सब चीजों को आपने लेके चलना है। तो पॉलिटी के रिवीजन बैच जो है हमने स्टार्ट किया हुआ था, इंडियन पॉलिटी का रिवीजन बैच जो है हमारा चल रहा था, तो उसी पे जो है हम स्टार्ट करेंगे, कुछ चीजों को लेके आगे बढ़ेंगे। जो बच्चे जिनको लग रहा है कि भाई टाइम जो है अभी कम है या हम जो है अभी जो है डायरेक्ट पॉलिटी पे डिस्कशन होनी चाहिए, बाकी चीजों की डिस्कशन नहीं होनी चाहिए, तो दे कैन लिव द क्लास। ऐसा कोई वो नहीं है, उन पे बाइंडिंग नहीं है, फ्री क्लास है। तो जिसका मन करता है वो अटेंड करे, जिसका मन नहीं करता है वो जा सकता है। तो हम जो है उन सब चीजों को लेके चलेंगे। तो कल मैं आपके सामने एक डिस्कशन लेके चला था। हमने कल जो है डिस्कशन की थी संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हुए हम नजर आए थे कि क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है काम करता है, कैसे वर्क करता है। तो संविधान आप समझें तो एक डॉक्यूमेंट है, एक दस्तावेज है, जिसमें एक राज्य के बारे में, स्टेट के बारे में बहुत सारे लेख शामिल किए जाते हैं, बहुत सारी चीजें जो है उसमें लिखी जाती हैं और ये आपको एक डायरेक्शन देता हुआ नजर आता है और बताता है कि भाई राज्य का गठन कैसे होता है, स्टेट जो है कैसे काम करती है, कैसे बनती है, ठीक है ना। और राज्य को जो है, राज्य जो है जब सरकार जो है एक राज्य चलाती है, ठीक है ना, एक एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है, जब गवर्नेंस चलती है, तो उस टाइम पे सरकार को कौन से मानदंडों का जो है पालन करना चाहिए, कौन से प्रिंसिपल्स, कौन से जो है दार्शन, कौन सी चीजों को लेके आगे चलना चाहिए। तो एक संविधान एक मौलिक सिद्धांतों का एक निकाय होता है, ठीक है ना। आप समझें, कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ जो है लॉज, नियम कानून नहीं होते, उसके साथ साथ एक फिलॉसफी होती है। कॉन्स्टिट्यूशन एक फिलॉसफी की बात भी करता हुआ नजर आता है कि किस तरह जो है हमारा देश चलेगा, किस तरह से जो है हमारा देश काम करना चाहिए और कौन कौन से जो है मौलिक सिद्धांत उसके अंदर जो है, ठीक है ना, कौन से फंडामेंटल सिद्धांत आपको उसके अंदर जो है नजर आने चाहिए। जैसे कि आप बात करते हैं इक्वेलिटी की, जैसे कि आप बात करते हैं समानता की, आप बात करते हैं न्याय की, आप बात करते हैं जस्टिस की, आप बात करते हैं संप्रभुता या सोवरेनिटी की। तो ये सारी की सारी चीजें आपको नजर आती हैं। तो ये जो संविधान है ये एक दस्तावेज या दस्तावेजों का एक समूह है जो सभी आवश्यक कार्यों को जो है करने का प्रयास करता है। कैसे कैसे सारे के सारे काम होंगे, कैसे जो है सरकार बनेगी, कैसे जो है राज्य का गठन होगा, कैसे जो है अलग अलग सरकारें काम करेंगी, केंद्रीय सरकार के पास कौन कौन सी शक्तियां होंगी, राज्य सरकारों के पास कौन कौन सी शक्तियां होंगी जो है। तो संविधान का पहला काम जो है बुनियादी नियमों का एक सेट प्रदान करना है,
कि बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक लॉज, बेसिक रूल्स कौन कौन से हैं जो समाज के सदस्यों के बीच एक न्यूनतम जो है समन्वय की अनुमति देता है कि समाज में क्या क्या जो है कार्य जो है करने हैं, कौन कौन से रूल्स फॉलो किए जाएंगे, लोगों के पास कौन कौन से अधिकार हैं, लोगों के पास ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, या जो है हमारे जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। तो इन सारी चीजों का बात करता हुआ नजर आता है। इसी तरह जो दूसरा काम आपके संविधान का है, ये निर्देशित करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है, और ये तय करता है कि सरकार कैसे बनेगी। तो निर्णय कौन लेगा, डिसीजन कौन लेगा, राज्य सरकार लेगी, केंद्रीय सरकार लेगी, किस सूची में राज्य सरकार निर्णय लेगी और किस सूची में केंद्र सरकार निर्णय लेगी। दोनों अगर निर्णय लेते हैं, दोनों कोई कानून बनाते हैं, दोनों के कानूनों में आपस में एक जो है कंफ्लिक्ट हो जाता है, एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं दोनों कानून, उस टाइम पे कौन सा कानून कौन सा निर्णय माना जाएगा, बहुत सारी चीजों की बात करता हुआ नजर आता है। इसी तरह संविधान का एक और काम ये भी है कि एक सरकार अपने नागरिकों पर क्या थोप सकती है, ठीक है ना। अब एक सरकार जो है क्या क्या चीजें इन्फोर्स कर सकती है लोगों के ऊपर कि भाई क्या चीजें आपको करनी है, कौन कौन सी चीजें आपने माननी है, तो क्या क्या थोप सकती है सरकार, ये संविधान बताता हुआ नजर आता है। इस पर कुछ सीमाएं जो है वो निर्धारित करता हुआ नजर आता है कि भाई जो पावर है सरकार की वो एब्सोल्यूट पावर नहीं है। अगर किसी भी सरकार को आप जो है भरपूर शक्ति दे दोगे लोगों के ऊपर जो है चीजें थोपने की, तो हो सकता है वो सरकार जो है एक तरह से जो है तानाशाह बन जाए, तानाशाही सरकार जो है हो जाए। तो कुछ सीमाएं भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं उसके ऊपर जो है, और ये सीमाएं इस अर्थ में मौलिक हैं कि सरकार कभी भी इनका अतिक्रमण नहीं कर सकती, उन सीमाओं, उन लिमिटेशंस के खिलाफ जाके उनको तोड़ नहीं सकती है। जो लिमिटेशन सरकार के ऊपर है उसी के अंतर्गत जो है सरकार काम कर सकती है। सरकार को जवाबदेह बनाया जाता है, बहुत सारी चीजों की बात करते हुए नजर आते हैं। पार्लियामेंट आप जानते हैं, ठीक है ना, केंद्रीय सरकार जब बनती है तो आपका जो है हम भारत में हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है ना, यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। सो नाउ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दिस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या रहता है, यूर एग्जीक्यूटिव दे आर ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, कि जो सरकार है, जो एग्जीक्यूटिव है, ठीक है ना, जो सरकार चला रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जवाबदेही है पार्लियामेंट के प्रति, ठीक है ना। तो दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा के सामने उनकी जवाबदेही होती है। और ये सबसे बड़ा सिद्धांत, सबसे बड़ा असूल, सबसे बड़ा प्रिंसिपल है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, दैट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस ऑफ द पीपल। अगर लोअर हाउस में जो है गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो सरकार गिर सकती है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, हम सारी चीजों की जो है बात करते हुए नजर आएंगे। बेसिक चीजों से जो है मैं उठा के जो है आगे लेके जा रहा हूं ताकि क्लैरिटी के साथ आप सारी चीजें जो है समझे। इसी तरह संविधान का एक और काम क्या है कि सरकार को समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने और एक जो है न्यायपूर्ण समाज के लिए परिस्थितियों का निर्माण करने में सक्षम बनाना है कि भाई किस तरह का समाज जो है हम बनते हुए देखना चाहते हैं, किस तरह डेवलपमेंट होगी, किस तरह विकास होगा, किस तरह जो है हमारी आर्थिक स्थिति जो है इंप्रूव होगी, कैसे हम सतत विकास की बात करते हुए नजर आएंगे, सस्टेनेबल जो है डेवलपमेंट की जो है बात करते हुए नजर आएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें आपको संविधान में जो है मिलती हुई नजर आती हैं। ये सब की सब चीजें आपको वहां पे रहेंगी। और जब संविधान, जैसे मैंने कल आपको बताया कि संविधान कैसे जो है, अब सवाल ये भी आता है कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम माना जाता है, संविधान सुप्रीम माना जाता है, सर्वोच्च माना जाता है। अब संविधान सर्वोच्च क्यों माना जाता है, इस चीज को समझने की जरूरत है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो है लेकिन पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, संविधान सुप्रीम है। इस चीज को समझने की जरूरत है। कल जो मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी कि जैसे किसी घर में, किसी फैमिली, किसी खानदान में उन्होंने एक डायरी रखी हुई है कि बच्चा किस क्लास में जाएगा, बेटी किस स्कूल में पढ़ेगी, 10th के बाद बच्ची जो है उसको कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, बच्चे को कौन से लेने हैं। ये डायरी लिख दी जो है आज से 50 साल पहले हमारे दादा परदादा किसी ने, एक फैमिली की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल दे रहा हूं।
अब वही चीज फॉलो करते हैं उनके घर वाले, आगे उनके बच्चे, फिर उनके आने वाले बच्चे। अब कुछ अगर उसमें चेंज लाने हैं, कुछ अमेंडमेंट लानी है, कुछ संशोधन लाना है, तो घर के बड़े बुजुर्ग ला सकते हैं। ये बात उस टाइम पे कही गई थी। इसी तरह हमारा संविधान, इसके अंदर सारे के सारे नियम कानून दिए गए हैं कि सरकार कैसे चलेगी, राज्य कैसे बनेगा, कैसे काम करेगा, किस तरह की सरकार होगी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसी तरह यूनिटरी होगी या फेडरल होगी, ठीक है ना। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी हमारे यहाँ, तो जहां पे पावर डिवाइड की जाती है सेंट्रल और स्टेट के अंदर। अब एक चीज आपको ये समझनी है क्लैरिटी के साथ कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। इसका क्या मतलब है, आप चीज समझें। इंग्लैंड के अंदर, यूके के अंदर भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है ना, लेकिन वहां पार्लियामेंट ही सुप्रीम है। यानी कि पार्लियामेंट कोई भी नियम कानून बनाएगा, कोई भी लॉ बनाएगा, वो बाइंडिंग होगा सबके ऊपर। पार्लियामेंट कोई भी नियम कानून बनाए वो सबके ऊपर बाइंडिंग है। इंग्लैंड में ऐसा होता है, इसलिए बोलते हैं इंग्लैंड में पार्लियामेंट सुप्रीम है। भारत में, इंडिया में पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। क्यों? पार्लियामेंट कोई भी नियम कानून अगर बनाता है, वो नियम कानून संविधान के प्रावधानों के हिसाब से होना चाहिए। पानी दे देना। वो कानून संविधान के प्रावधानों के हिसाब से होना चाहिए। पार्लियामेंट या राज्य सरकारें अगर कोई भी ऐसा नियम कानून बनाती हैं जो संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के खिलाफ है, तो उस नियम कानून को जो सरकार ने या पार्लियामेंट ने बनाया है उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, वो उसको खत्म कर देगी जुडिशरी। तो ये एक बहुत ही प्यारी खूबसूरती है यहाँ पे कि यहाँ पे गवर्नमेंट को पार्लियामेंट के ऊपर सीमा लगी हुई है संविधान की, यानी कि संविधान सर्वोच्च है, कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोच्च जो है सर्वोच्च है। तो आप संविधान के खिलाफ नहीं जा सकते, आप संविधान के खिलाफ नहीं जाएंगे। इसी को आप बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लिमिटेड गवर्नमेंट भी कहा जाता है, ठीक है ना। एक नियंत्रण है, एक सीमा लगी है, एक लिमिटेशन लगी है सरकार के ऊपर कि वो संविधान के प्रावधानों के खिलाफ नहीं जाएगी। और संविधान की सुरक्षा करने के लिए आपके पास सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट इज नाउन एज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो उसकी रक्षा जो है करने के लिए रखा गया है। वो ये सुनिश्चित करेगा कि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारें कोई भी ऐसा कानून पास नहीं करेंगी जो संविधान के प्रावधानों के खिलाफ हो। इसलिए यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो है, लेकिन पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। हमारे इंडिया में, हमारे इंग्लैंड में, यूके में पार्लियामेंट सुप्रीम है, वहां पे भी संविधान है, वहां पे भी कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन पार्लियामेंट वहां पे कोई भी ऐसा नियम कानून बना सकता है जो संविधान के खिलाफ हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां पार्लियामेंट ऊपर है, संविधान उसके नीचे है। यहाँ संविधान सबसे टॉप पे है। वो हमारी गीता है, हमारा बाइबल है, हमारा कुरान है, हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते। अगर सरकार संविधान के खिलाफ जाने की कोशिश करेगी तो संविधान के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है, और साथ में कहीं पे जो है कहीं जगहों पे हाई कोर्ट के पास भी पावर है कि वो उस नियम कानून को जो संविधान के खिलाफ है उसको खत्म कर दे, उसको नल एंड वॉइड कर दे, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंविधानिक डिक्लेयर कर दे। तो ये क्लैरिटी आपके लिए करना बहुत ज्यादा जो है जरूरी है। आशीष पूछ रहे हैं सर व्हाट इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। बेटा सी, संविधान दो तरह के होते हैं नॉर्मली। एक संविधान होता है रिटन संविधान, लिखा हुआ लिखित में, एक होता है जो लिखित में नहीं है। हमारे भारत का संविधान लिखित में है, उसको लिखा गया, ठीक है ना। उसको लिखने में ऑलमोस्ट जो है बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, और वर्ल्ड का सबसे लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। इसी तरह बहुत सारे संविधान अनरिटन भी होते हैं जिनको लिखा नहीं जाता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन का या इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, ठीक है ना। अब अनरिटन का मतलब क्या है? क्या अनरिटन का ये मतलब है कि वो बिल्कुल नहीं लिखा गया है, उसको कोई रट्टा मारा हुआ है किसी ने? ऐसा नहीं है बेटा, वो भी लिखित में है। लेकिन है क्या है, इंग्लैंड की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री रही है, एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। वहां पे डेमोक्रेसी
और लोकतंत्र की लड़ाई के लिए लोगों ने अपनी जानें दी हैं, बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं, बहुत ज्यादा बलिदान किए हैं। वहां किंग क्वीन को भी मारा गया, वहां पे जो है आपकी ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुई, उससे पहले जो है वहां पे दूसरी रेवोल्यूशन, दूसरी क्रांति आई, बहुत सारे लोग मारे गए और ऑलमोस्ट जो है 400-500 साल की लड़ाई के बाद वहां पे जो है लोकतंत्र आया। तो जो इंग्लैंड के लोग हैं, दे ऑलवेज फील प्राउड ऑफ देयर पास्ट, उनको अपने अतीत से जो है बहुत ज्यादा जो है एक क्या इंस्पिरेशन मिलती है, वो बड़ा प्राउड फील करते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, वो सारे के सारे जो नियम कानून थे, अलग अलग कन्वेंशन थी, अलग अलग जो लॉज थे, उनको उठा के इकट्ठा एक जगह पे नहीं लिखा, एक जगह पे उठा के उन्होंने उसको संविधान में नहीं लिखा और अपना एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन जो है बिल्कुल, हाँ जैसे हमने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कोडिफाई किया, अपने संविधान को कोडिफाई करके उसको लागू करवाया, उन्होंने वैसा नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है, जैसे बिल ऑफ राइट है, ये एक अलग से दस्तावेज है। बिल ऑफ राइट में लोगों के अधिकारों की बात की गई, मौलिक अधिकारों की बात की गई, उसको अलग लिखा, वो अलग है, अभी भी है उनके पास। इसी तरह जो वर्ल्ड का सबसे पहला दस्तावेज, सबसे पहला डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, जैसे कि आपका 1215 में जो है मैग्ना कार्टा जिसको कहा जाता है, ये पहला डॉक्यूमेंट है वर्ल्ड के इतिहास में, विश्व के इतिहास में पहला डॉक्यूमेंट है जहां पे लोगों के अधिकारों की बात की गई, जो 1215 में जो है किंग ने दिया था इंग्लैंड में, वो वैसे का वैसा है। तो उन्होंने उन कन्वेंशंस को, उन नियमों को उठा के इकट्ठा एक जगह लाके उसको लिखा नहीं, इसलिए उसको अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है कहा जाता है बेटा। तो आनंद बेटा वहां पे बच्चे पढ़ते हैं, वहां का वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, वो अलग अलग कन्वेंशन में है, कुछ कन्वेंशंस हैं, कुछ जो है वहां पे प्रेसिडेंट्स हैं, कुछ वहां पे अलग अलग दस्तावेज हैं, कुछ अलग अलग बिल्स हैं, तो वो उनको पढ़ते हैं और उसको इकट्ठा एक जगह जो है वहां पे लिखा नहीं गया, इसलिए उसको आप अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अदरवाइज वो लिखित में है, बस इकट्ठा एक जगह लाके उसको कोडिफाई नहीं किया गया है, जबकि हमारे भारत में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, कोडिफाई किया गया, अलग अलग संविधानों से हमने बहुत सारी चीजें ली। तो ये चीज भी आपको समझने की जरूरत है। हमने मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से उठाए, हमने जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड से उठाए, हमने रूल ऑफ लॉ जो है इंग्लैंड के संविधान से उठाया। और कई बार ये आलोचना की जाती है, कई बार ये क्रिटिसिज्म किया जाता है कि भारतीय संविधान, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इट इज अ बैग ऑफ बारोड कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो हमारा भारतीय संविधान है ये एक बोरी है, अलग अलग जगहों से हमने इसमें बहुत सारी चीजें भरी हैं, अलग अलग जगहों से हमने बहुत सारी चीजें उधार ली हैं, उधारी वाला हमारा ये संविधान है। लेकिन ये आलोचना, ये क्रिटिसिज्म गलत है। आपको इस चीज को समझने की जरूरत है बेटा कि जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जब हमारी संविधान सभा जो है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिख रही थी, जब वो संविधान लिखने लगी, तो उस टाइम पे वर्ल्ड में बहुत सारे संविधान लिखे जा चुके थे, बहुत सारे संविधान लिखे जा चुके थे। आपको ये चीज समझने की जरूरत है बेटा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं आपसे कहता हूं कि बेटा आप घर कोई बनाए, अब आप कोई घर बनाने लगे, आपने अपने घर में 1-2 कमरे बनाए, मैं बोलूंगा यार मेरे घर में भी कमरा था, आपने तो मेरे घर की नकल की, आपने जो है मेरे घर का जो है नक्शा चोरी किया, 2 कमरे बनाए, आपने वहां पे अपने घर में किचन बनाया, मैं बोलूंगा जी किचन तो मेरे घर में भी था, आपने मेरे से चुरा लिया। या आपने वॉश बेसिन में अच्छी टाइलें लगाई, कोई दूसरा बंदा बोलता है और यार ये तो मैंने लगाया हुआ था, इसने मेरे घर से ये कर लिया, वॉश बेसिन तो मैंने भी लगाया था अपने घर में। या आपने जो है अपने घर में जो है गाड़ी लगाने के लिए बाहर जो है जगह रखी है, आपने कार पोर्च रखा, तो कोई और बंदा बोलेगा मैंने भी रखा था, इसने मेरा नक्शा चोरी किया। या मैं, आप बोलोगे अरे अक्लमंदो, ये तो बेसिक चीजें हैं, घर बनाओगे तो घर में कमरा तो होगा, किचन तो होगा, वॉशरूम तो होगा, पोर्च तो होगा, ये तो बेसिक चीजें हैं। तो यही चीज हम क्लियर करना चाहते हैं कि अगर अलग अलग संविधानों से बहुत सारी चीजें ली, उसका ये मतलब नहीं है कि हमने जो है उनसे उधार लिया या वहां से हमने चोरी की। आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था, उस टाइम पे ऑलमोस्ट जो है संविधान जो है 200-300 सालों से अलग अलग देशों के लिखे जा चुके थे। तो जो संविधान की जो फाउंडेशन थी, जो उसके बेसिक प्रिंसिपल्स थे, जो उसके जो है मूल सिद्धांत थे, वो सुनिश्चित हो चुके थे, वो तय हो चुके थे कि एक संविधान में मिनिमल लेवल पे ये चीजें होनी चाहिए। आप क्या सोच सकते हैं कि अगर किसी संविधान में अधिकार ही नहीं है,
अरे अधिकार तो होंगे, फिर आप ये क्यों बोल रहे हैं कि नहीं हमने अब जो है फंडामेंटल राइट्स जो है अमेरिका के संविधान से लिए, हमने वहां से उठाए। अरे भाई अमेरिका का संविधान नहीं भी होता तब भी हमें अपने संविधान के अंदर अधिकार डालने थे, हमें अपने संविधान के अंदर जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डालनी थी। तो ये चीजें समझने की जरूरत है। लेकिन हमने सेम टू सेम सारी चीजें उठा के नहीं डाली अपने संविधान में। हमने उसको अपनी सिचुएशन, अपने सर्कमस्टांसिस, हमारे देश की जो पॉलिटी, जो राजनीति यहाँ पे चल रही थी, उस राजनीति के हिसाब से हमने अलग अलग जो है मूल थे, अलग अलग सिद्धांत थे, अलग अलग नियम कानून थे, उनको उसी हिसाब से हमने उनमें चेंजेस लाए और उनको हमने यहाँ पे जो है इम्प्लीमेंट किया। तो ये चीजें समझने की जरूरत है। हमने फंडामेंटल राइट लाए तो हमने उनके ऊपर सीमाएं लगाई, हमने उनके ऊपर लिमिटेशंस लगाई। हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लाए, हमने कहा ठीक है इनको आप लागू नहीं करवा सकते कोर्ट में जाके, लेकिन हमने सरकार के ऊपर जो है हमने एक जो है जिम्मेदारी डाली कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं उनके अंदर आपके सोशो इकोनॉमिक राइट्स हैं, उनके अंदर आपके सामाजिक और जो है आर्थिक अधिकार हैं वो लागू होने चाहिए। जैसे जैसे भारत तरक्की करेगा, भारत में जो है जीडीपी इंक्रीज करेगा, भारत में विकास होगा, आपने वो चीजें लागू करवाने हैं, लोगों के आर्थिक अधिकारों को लागू करवाना है। तो आप देखते हैं उसके बाद यहाँ पे गरीबों को जो है फ्री अनाज दिया जाता है, यहाँ पे जो है बिजली जो है कंसेशनल रेट पे दी जाती है। उसके अलावा राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट हो गया है, भले ही एलिमेंट्री एजुकेशन को हमने मौलिक अधिकार बनाया है, बट आहिस्ता आहिस्ता जैसे और तरक्की होगी हम और जरा एजुकेशन को फ्री करेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें आपको समझने की जरूरत है, ये सारी की सारी चीजें समझने की जरूरत है। बिल्कुल एहसान अली, यू आर राइट दैट we took different things from different constitutions of the world, but we ensure that we are making suitable changes to suit our condition। हमने उसके अंदर वो चेंजेस लाए, वो बदलाव लाए जो हमारी राजनीति के हिसाब से चल सकें। अब अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा वो था, ठीक है वो भी हमने चीजें ली, पर हमने उसको अपने हिसाब से उसमें बदलाव लाए और हमने बहुत सारी चीजें ऐसी दी जो बाकी जगहों पे नहीं थी। आप धर्म निरपेक्षता की बात करें, आप सेकुलरिज्म की बात करें, हमारे ईस्ट या भारत का जो सेकुलरिज्म का कंसेप्ट है वो वेस्ट के सेकुलरिज्म के कंसेप्ट से बिल्कुल डिफरेंट है। आप पश्चिम देशों के धर्म निरपेक्षता या सेकुलरिज्म के कंसेप्ट की जब आप बात करेंगे तो आप वहां पे हैरान होंगे कि जो उनका कंसेप्ट है सेकुलरिज्म का वो बिल्कुल अलग है। वहां पे सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि सरकार जो है उसका अपना कोई भी धर्म नहीं होगा और वो धर्म से 10 हाथ की दूरी पे रहेगी। धर्म लोगों का पर्सनल, लोगों का अपना पर्सनल अफेयर है। वो धर्म जो है अपनी पर्सनल लाइफ तक रिस्ट्रिक्ट करेंगे। पॉलिटिकल लाइफ में, राजनीतिक लाइफ में धर्म नहीं आएगा। यानी कि वहां पे जो सरकार है वो आप ये कह सकते हैं कि वो एक तरह से एथीस्ट है, उसका अपना कोई धर्म नहीं है। तो आप ये चीज देखते हैं, आप फ्रांस की बात करें, आप यूके की बात करें, वहां पे अगर पब्लिक लाइफ में कोई धर्म की चीज लाई जाएगी वो उसको रोकेंगे। वहां पे पर्दा लाया गया तो पर्दे पे बैन लगा दिया, वहां पे कोई और चीज लाई गई उस पे बैन लगाया। ऐसा नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर धर्म के खिलाफ है, वहां कोई भी धार्मिक चीज पब्लिक लाइफ में आएगी वो रोकेंगे। लेकिन हमारे भारत का जो कंसेप्शन है धर्म निरपेक्षता का, सेकुलरिज्म का, वो अलग है। हमारे यहाँ भी स्टेट अलग है धर्म से, स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पे राज्य, यहाँ पे सरकार, यहाँ पे स्टेट, यहाँ पे हमारा देश सभी धर्मों को इकट्ठा जो है आगे लेके चलता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात जो है? सो स्टेट टेक केयर ऑफ ऑल द रिलीजन्स। यहाँ पे स्टेट इंटरफेयर करती हुई नजर आती है धार्मिक मसलों में, आपको समझने की जरूरत है। वेस्ट में ऐसा नहीं हो रहा है, वेस्ट में, पश्चिम देशों में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? वहां पे स्टेट या राज्य या वहां पे सरकार जो है धार्मिक मसलों में क्यों इंटरफेयर नहीं करती है? वहां पे अगर ये बोल दिया जाता है इंग्लैंड में कि भाई आप जो है इन्फेंट को, बच्चा अगर जो है माँ के पेट में है, अगर उसके जो है उससे माँ को खतरा है तो बच्चे को नहीं मारना है। धर्म बोलता है बच्चे को नहीं मारना है, माँ मर जाती है तो मर जाए। वहां पे स्टेट कोई ऐसा नियम कानून नहीं बनाती है कि नहीं भाई आप यहाँ पे जो है क्या कर सकते हो, अबॉर्शन कर सकते हो अगर माँ को बचाना हो। बोलते नहीं, अबॉर्शन नहीं करवाना है, जो जिंदगी है बच्चे की वो जरूरी है।
आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। तो स्टेट इंटरफेयर नहीं कर रही है, चाहे वो गलत भी है। अगर यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे स्टेट इंटरफेयर कर रही है, लेकिन कहां पे इंटरफेयर कर रही है आपको ये चीज समझने की जरूरत है। यहां पे स्टेट वहां पे इंटरफेयर करने की कोशिश कर रही है जहां पे कुछ धार्मिक मानदंड, कुछ धार्मिक प्रैक्टिसेस जो हैं वो गलत हैं। तो जहां पे धार्मिक प्रैक्टिसेस गलत हैं, जिसको बाद में लोगों ने कुछ अजीब सा गलत बना दिया है, वहां पे राज्य पार्टिसिपेट करती हुई नजर आती है और वो बोलती है फिर कि भाई साबरीमाला टेम्पल में एंट्री होनी चाहिए महिलाओं की। अब वहां पे टेम्पल अथॉरिटीज जो है मंदिर की, वो कहती है कि नहीं भाई यहाँ का तो भाई देखो वही बाल ब्रह्मचारी थे वो जो है साबरीमाला में, जो जिनकी वहां पे ड्यूटी लगी हुई है, तो यहाँ पे 50 साल से कम आयु की महिलाओं को एंट्री नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट बोलता नहीं मिलेगी। इंटरफेयर किया ना धार्मिक मसलों में। कहा ट्रिपल तलाक, आप एक ही गो में 3 बार बोलते हो तलाक तलाक तलाक, ये गलत है, ये धर्म के खिलाफ है, ये सही नहीं है। अब ये प्रैक्टिस फॉलो भी होती थी, इवन दो ये गलत प्रैक्टिस थी। अब आप जो है मुस्लिम लॉ के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो इवन दो 3 बार तलाक अगर आप एक ही गो में बोलते हैं तलाक हो जाती थी, लेकिन वो गलत था। तलाक की अलग अलग टाइप्स बताई गई थी। तलाक की जो सबसे प्योर टाइप बताई थी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो ये था कि आपने क्या करना है, आपने एक बार तलाक बोलना है, उसके बाद आपने वेट करना है, आपने नेक्स्ट साइकिल, नेक्स्ट पीरियड का वेट करना है महिला का। अगर आप उसमें जो है उसके साथ कोहैबिट करते हैं, आप उसके साथ जो है फिजिकल रिलेशन बनाते हैं अपनी वाइफ के साथ, तो वो पहला जो आपने तलाक बोला वो खत्म हो जाएगा। अब दोबारा से आपने काउंट करना है, आप तलाक बोलोगे वो एक माना जाएगा। अगर आपने एक बार तलाक बोला, नेक्स्ट साइकिल आई, पीरियड साइकिल, आपने कोहैबिट नहीं किया, फिजिकल रिलेशन नहीं बनाए, 1 महीना और गुजर गया, फिर दूसरा तलाक, फिर आपने वेट करना है, दोबारा आपने अगली जो साइकिल में आपने उसके साथ कोहैबिट नहीं किया, उसके साथ रिलेशन नहीं बनाए, फिर तीसरा तलाक। तब होती है तलाक, वो है तलाक, असल तलाक। ये तलाक 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 इवन दो ये ठीक है माना गया कि ठीक है, लेकिन ये सही नहीं है, ये गलत है, ठीक है ना। दिस इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ तलाक। तो खैर अब लोगों को भी परेशानी ये थी कि उन्होंने अपने रिलीजियस जो उनके लॉज थे उनको सही से नहीं पढ़ा, नॉलेज नहीं है। अब जब मुसलमान ही मुस्लिम लॉ को नहीं पढ़ेंगे, उनको पता ही नहीं है, ठीक है ना, नमाज ना कुरान कुछ नहीं करेंगे, तो वो फिर ऐसे ही तलाक देंगे ना, तलाक तलाक तलाक। अब उनको पता ही नहीं है कि तलाक, तलाकुल बिदत क्या है, तलाकुल जो है तलाक अहसन जो है क्या है, ठीक है ना, तलाकुल हसन क्या है। अब उनको यही नहीं पता, तो फिर क्या होगा। तो उस टाइम पे स्टेट ने इंटरफेयर किया कि यार ये तो गलत प्रैक्टिस है। एक बंदा जो है सऊदी अरब चला गया, वहां पे काम कर रहा है, उसको लगा मैंने ज्यादा कमा लिया है, तो चलो मैं बीवी को तलाक देता हूं, कोई दूसरी से शादी करूंगा, या कोई और चीज होगी। अब आप व्हाट्सएप पे तलाक दे दोगे, और ये कौन सा लॉजिक है भाई, आपने मजाक बना के रखा है धर्म का। तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट आता है और इस चीज को, इस गलत प्रैक्टिस को रोकने की बात करता है। तो ये धर्मनिरपेक्षता का कंसेप्ट हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ एक पॉजिटिव कंसेप्ट है धर्मनिरपेक्षता का, सेकुलरिज्म का, कि यहाँ पे स्टेट इंटरफेयर करेगा और जो गलत प्रैक्टिसेस हैं उनको रोकेगा, ठीक है ना। अब जो आपकी सती प्रथा गलत प्रैक्टिस थी उसको खत्म किया गया। आपका अनटचेबिलिटी, ठीक है ना, ये गलत प्रैक्टिस है, इसको बैन कर दिया गया, इसको खत्म कर दिया गया, इवन दो लोग फिर भी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो कोशिश की जा रही है बहुत सारी चीजों को जो है लाने की। ये एक पॉजिटिव कंसेप्शन है धर्मनिरपेक्षता का, ये एक पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये चीज मैं कैसे कनेक्ट कर रहा हूं, मैंने आपके सामने बात की सेकुलरिज्म की, मैं बात कर रहा हूं मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 25 से लेकर 28 की, उसके साथ में आपको जोड़ रहा हूं जो है एनसीईआरटी के जो है धर्मनिरपेक्षता के कंसेप्ट के साथ। तो धर्मनिरपेक्षता ये एक आदर्श सिद्धांत है जो एक धर्मनिरपेक्ष समाज को सरकार जो है साकार करने का प्रयास करता है, ठीक है ना, कि एक ऐसा समाज जो सेकुलर हो, ठीक है ना, जो कि अंतरधार्मिक या अंतरधार्मिक वर्चस्व से रोहित है। तो उस चीज की बात करता हुआ नजर आता है। ये धर्मों के भीतर स्वतंत्रता और धर्मों के बीच और साथ ही भीतर समानता को बढ़ावा देता है। वो बोलता है इंटर रिलीजियस फ्रीडम होनी चाहिए और अलग अलग धर्मों के बीच में समानता भी होनी चाहिए। यह है आपके सेकुलरिज्म का कंसेप्शन, यह है वो कंसेप्ट। तो ये सारी चीजें समझने की जरूरत है, इन सारे कंसेप्शन, इन सारे
पर्सपेक्टिव्स को, इन दृष्टिकोणों को समझने की जरूरत है। इस हिसाब से आप सारी की सारी चीजों को लेके आगे बढ़ते हैं। हमारी परेशानी क्या है, ना हम स्टडी करते हैं, ना हम अलग अलग कानूनों को पढ़ते हैं, ना धार्मिक कानूनों को पढ़ते हैं, ना हम जो है अपने संविधान को पढ़ते हैं, और फिर फेसबुक जो है सोशल साइट्स पे जाके लड़ाई झगड़े करते हैं, गालियां दे रहे होते हैं। अजीब सा हमने वो बनाया। पढ़ाई करो, यूर ब्यूटी विल फेड, आपकी खूबसूरती खत्म हो जाएगी, आपका पैसा खत्म हो जाएगा, आपकी नॉलेज अकेली ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होगी। नॉलेज हर एक चीज को हरा देती है, इसलिए कहते हैं नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर। नॉलेज ही सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ी शक्ति है आज के टाइम पे। आज अमेरिका अगर पूरी दुनिया पे जो है उसका एक जो है राज है या कुछ है, तो असला बारूद बाकी चीजों के साथ साथ नॉलेज, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन फैली है कि हर कोई बात करता है अमेरिका अमेरिका या बहुत। तो समझने की जरूरत है चीजों को। अब यही मेरा तरीका है पढ़ाने का। मैं पहले आपको लाइफ की रियलिटी बताने की कोशिश करता हूं, जो चीजें हमने फील की अपनी लाइफ में, जो चीजें हमें जिन चीजों की कमी हुई, हम वो चीजें नहीं कर पाए, हम पहले मैं आपको वो बताता हूं कि कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे अपने आप को लेके आगे बढ़ना है, कैसे। अब बहुत से बच्चे बोलते नहीं सर डायरेक्ट रिवीजन करो। मैं डायरेक्ट रिवीजन कर सकता हूं, मुझे क्या परेशानी है बेटा, मैं डायरेक्ट रिवाइज भी करा सकता हूं। एक टीचर यहां बैठ के अगर आपको फ्री क्लास दे सकता है बेटा, ठीक है ना, वो तो कुछ नहीं ले रहा ना आपसे, फिर भी बहुत से बच्चों में अगर जो है क्या है वो जो है इतना उनके अंदर जो है बहुत से बच्चों के अंदर इतनी भी वो नहीं है कि भाई वो वेट करें, सारी चीजों को समझे। मेरा मकसद आप लोगों को ही समझाने का है, इसलिए मैं सारी चीजों को लेके आगे बढ़ता हूं, समझाता भी हूं, रिवीजन भी कराता हूं, और एक ओवरऑल कंसेप्शन देता हूं कि आप एक चीज लेके चले जाएं। वरना क्या होता है, बहुत से बच्चे बोलते हैं सर खाली रिवाइज कराओ, खाली रिवाइज कराओ। बेटा आप लोग कहते हो रिवाइज कराओ क्योंकि आप बच्चे जो हैं ऑलरेडी तैयारी कर रहे हो, और आप लोग पहले मुझसे क्लासेस ले चुके हो और आपको पता है कि ये चीजें मैंने आपको बताई हैं। तो बहुत से बच्चे नई नई तैयारी कर रहे हैं, वो बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। नीलू बेटा आपको बेयर एक्ट से सब चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेयर एक्ट में सिर्फ अलग अलग जो है आप कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट उठाओगे तो आपको उसके अंदर आर्टिकल्स मिलेंगे सारे के सारे, उनको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आप लक्ष्मीकांत से इंडियन पॉलिटी पढ़ सकते हैं, या हमारा जो पॉलिटी का बैच है वहां पे आपको डिटेल नोट्स जो है दिए जाते हैं, आप उसको ज्वाइन करें। उसके अलावा जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ, मैंने पहले ही बताया पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के साथ जुड़िए, वहां पे आपकी इंडियन पॉलिटी पूरी पढ़ाई जाएगी, गवर्नेंस सारी की सारी पढ़ाई जाएगी, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध सारे पढ़ाए जाएंगे, इंडियन थिंकर्स की बात की जाती है वो आपको सारे के सारे पढ़ाए जाएंगे। उसके अलावा जो है वेस्टर्न थिंकर्स आपको पढ़ाए जाएंगे। तो आपकी जीएस भी तैयार होगी, आपको इंटरव्यू में हेल्प मिलेगी, आपके एसेज तैयार होंगे, आपकी आंसर राइटिंग भी होगी, आपका ऑप्शनल अपने आप तैयार होगा, और आप मेरे साथ ऑलमोस्ट जो है 7-8 महीने के लिए जुड़ेंगे, और 1.5 साल का आपका जो है ये क्लासेस जो है आपको मिलेंगी जो है, ठीक है ना। लाइव क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी। तो वो बच्चे सब के सब जो है जुड़े इन सारी चीज़ों के साथ, जो है अपना जो है अपनी क्लासेस जो है ज्वाइन करें, और अपना जो है ऑप्शनल का बैच जो है ज्वाइन करें। जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है वो करें, जल्दी ही ऑप्शनल की क्लासेस जो है शुरू हो जाएंगी, ये फ्री क्लासेस जो है खत्म हो जाएंगी। तो आप बहुत सारे बच्चे पीएसआईआर ऑप्शनल के साथ जुड़े। नया बेटा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शनल ज्वाइन कीजिए, क्लास जो है एडमिशन लें आप, उसके बाद बिल्कुल बेसिक लेवल से हम चीजें जो है स्टार्ट करेंगे। आपको किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां बिल्कुल बेसिक लेवल से आप सारी चीजें जो है लेके चलेंगी। तो आप इन सब चीजों को भूल जाओ। एक बार जिन बच्चों ने ऑप्शनल ज्वाइन कर लिया उनकी टेंशन खत्म हो जाएगी हर एक चीज की। उनको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरी बैकग्राउंड पॉलिटिकल साइंस नहीं थी, या मैंने जो है कभी पढ़ा नहीं पॉलिटिकल साइंस, या मैंने जो है साइंस पढ़ी हुई है, या मैं हिंदी माध्यम से हूं, मैं इंग्लिश मीडियम से हूं। बाईलिंगुअल क्लासेस होंगी, हिंदी माध्यम में भी होंगी, इंग्लिश मीडियम में भी होंगी। आपको नोट्स मिलेंगे बिल्कुल। नूर अफशा बेटा आप ज्वाइन कर लें जो है। अच्छा कर लिया है, नूर अफशा बेटा कह रही है मैंने कर लिया है, ओके बेटा वेरी गुड। तो बाकी सब भी करें, ठीक है ना। बबीता बेटा आप भी करें, नेहा बेटा आप भी जो है ज्वाइन करें। जो है बुक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, उसमें आपकी गौबा है, उसमें आपकी जो है ब्रायन नेल्सन की बुक है, सुब्रता मुखर्जी की बुक है, वो सारी किताबें हमने पढ़ी हुई हैं, उन किताबों को कंपाइल करके हमने जो है नोट्स बनाए हैं, सब चीजें की हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों ने मुझसे ऑप्शन पढ़ा है उन्हें पता है कि मैं इतने ज्यादा नोट्स देता हूं, इतने ज्यादा नोट्स देता हूं कि उनको कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो है। और सबसे ज्यादा फायदा पॉलिटिकल साइंस का यह है कि जिस बच्चे ने बिल्कुल नहीं पढ़ा है पॉलिटिकल साइंस, बिल्कुल जीरो से है वो इसमें ज्यादा मार्क्स स्कोर करेगा।
और यही एक हिस्ट्री रही है पॉलिटिकल साइंस की कि हमेशा नॉन पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट जब पॉलिटिकल साइंस लेते हैं वो ज्यादा स्कोर करते हैं। क्यों स्कोर करते हैं? क्योंकि उनको लगता है उन्होंने वो चीज जीरो से स्टार्ट की है और वो एफर्ट ज्यादा लगाते हैं। कुछ बच्चे जिन्होंने ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस लिया हुआ होता है या 11th-12th में लिया होता है या पीजी में लिया होता है, वो सोचते हैं हमें बहुत सा तो आता है यार, हमारा सब्जेक्ट है, तो वो पीछे हट जाते हैं, उनसे पीछे हो जाते हैं। ये एक नेचुरल टेंडेंसी रहती है हमेशा। अगर आपको लगता है आपको कोई चीज आती है और दूसरा वाला जीरो से स्टार्ट करता है तो वो ऑटोमेटिकली आपसे ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि मैंने बेसिक लेवल से चीजें करवानी है। तो नॉन पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड के बच्चों को ज्यादा जो है इसकी तरफ जाना चाहिए, जो है पॉलिटिकल साइंस की तरफ। क्यों? क्योंकि अगर वो पॉलिटिकल साइंस नहीं भी लेते हैं, उनको जनरल स्टडीज के लिए पॉलिटिकल साइंस के बहुत सारे कंपोनेंट पढ़ने ही पढ़ने हैं। उनको इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस पढ़ना ही पढ़ना है, उनको इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ना ही पढ़ना है, उनको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़नी ही पढ़नी है, उनको इंडियन थिंकर्स पढ़ने ही पढ़ने हैं, उनको जो है राष्ट्रीय जो है आपका जो मूवमेंट है, नेशनल मूवमेंट के जो पर्सपेक्टिव हैं, जो दृष्टिकोण हैं, वो पढ़ने ही पढ़ने हैं। उनको एसए के लिए पॉलिटिकल साइंस के जो है टॉपिक्स तैयार करने ही करने हैं। और इंटरव्यू के लिए उन्हें पूरी कमांड होनी चाहिए जो है इंटरनेशनल रिलेशंस पे, नेशनल इश्यूज पे, इन सारी चीजों पे, जो सारे के सारे गवर्नेंस के जो इश्यूज हैं सारे के सारे वो पॉलिटिकल साइंस के अंदर ऑलरेडी हैं, डिटेल में है। तो मैं यही कहूंगा कि इससे बेस्ट चॉइस आपको कभी नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज कि आपके मेंटोर्स आपके साथ कंटिन्यूअसली जुड़ेंगे, आपके साथ व्हाट्सएप पे भी जुड़ेंगे। बहुत सारे बच्चे मुझे कॉल्स भी करते हैं, तो बच्चों को पहले ही पता है कि यार एक मेंटोर जो आपके साथ लाइव क्लास में जुड़ रहा है, फिर आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में आपके साथ है, वहां पे भी आप अपने डाउट्स क्लियर कर रहे हैं और आप पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं उनको। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कोई भी चीज आपको कहीं भी मिलेगी। आप कहीं भी जाइए, कोई और चीज भी देखिए, वहां पे डायरेक्ट आपको जो है इतनी चीजें नहीं मिलेंगी जो है। बिल्कुल सवा बेटा, मैंने पहले भी जो है क्लियर किया था, आपसे पहले भी डिस्कशन हुई थी शायद कि पॉलिटिकल साइंस से जो है ये सारी की सारी चीजें जो है कवर होंगी। आपसे पहले भी डिस्कशन हुई थी शायद, तो ये सब चीजें जो है वहां पे होंगी। इन सब चीजों को लेके चलिए और डिटेल में सारी चीजें होंगी जो है, ठीक है ना। आप अच्छे से सारी चीजों को जो है कवर कर पाएंगे जो है। तो इसलिए आप ये चीज लेके चलें। एहसान बेटा, अराउंड 35,000 की फी है पॉलिटिकल साइंस की, जो है आप 2 या 3 इंस्टॉलमेंट में जो है पे कर सकते हैं। तो आपका कोर्स जो है आपको मिल जाएगा जो है, इसमें ऐप पे ही मिल जाएगा, ओजांक एडू पे जो है। तो मेहनत करें, एफर्ट्स लगाएं। तो ये सारी की सारी चीजें आपने जो है करनी है, सब चीजें जो है आपके साथ रहेंगी। थैंक यू प्रतीक्षा बेटा। बहुत सारे बच्चे मेरे जो है ऑप्शनल बैच के जिनका मैं कवर कर चुका हूँ, वो काफी मिस कर रहे हैं मुझे। तो नो इश्यूज बेटा, मैं बीच बीच में फ्री क्लासेस आप सब बच्चों के लिए लेके आया करूंगा, नई नई चीजें डिस्कस किया करेंगे। उसके अलावा आप सब बच्चे मुझे बताएंगे, आपको मैंने अपने नंबर्स शेयर किए हुए हैं, आप मुझे पर्सनली बताएंगे कि आपको कौन कौन से नए नए टॉपिक्स पे जो है डिस्कशंस करनी है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो बात चल रही है इस टाइम पे कि इंग्लैंड में जो इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है ना, तो वहां पे आपके जो हैं ऋषि सुनाक जो हैं वो भी खड़े होंगे जो हैं। अब बहुत से बच्चों के माइंड में ये है कि ऋषि सुनाक तो इंडियन है, एक इंडियन जो है वो कैसे, उसको कैसे वहां पे जो है इलेक्शन में खड़ा होने का मौका मिल गया। बेटा वो इंडियन ओरिजिन के हैं, उनके पेरेंट्स जो हैं पंजाबी डिसेंट के थे और वो जो है साउथ अफ्रीका में जोहानसबर्ग वगैरह के शायद वहां के थे, तो वो वहां पे रहते थे। उसके बाद जो है वो वहीं इंग्लैंड में ही पैदा हुए, वहीं उन्होंने पढ़ाई की। इंडियन ओरिजिन के हैं वो, बट वो ब्रिटिश सिटीजन हैं। और ब्रिटेन में जो ब्रिटिश सिटीजन है वो पॉलिटिकल ऑफिस के लिए जो है खड़ा हो सकता है। वहां पे ये कंडीशन नहीं है कि भाई उसका ओरिजिन भी इंग्लैंड का होना चाहिए या इंग्लिश ओरिजिन होना चाहिए। तो उनके पास भारत की सिटीजनशिप नहीं है, वो भारतीय ओरिजिन के हैं। बहुत सारे भारतीय, जिसे आप भारतीय प्रवासी बोलते हैं, हमारे साल जो है प्रवासी दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं अपना जो है 8-9 उसको जो है, तो वो इसलिए करते हैं कि भाई जो लोग बाहर जाके रह रहे हैं, बहुत से लोग बाहर की सिटीजनशिप उन्होंने ली है वो इंडियन ओरिजिन के हैं, ठीक है ना। तो वो जो है बाहर हैं, तो उनके पास इंडियन सिटीजनशिप नहीं है, वो वहां के लिए है। एहसान बेटा, बहुत सारी चीजें हम करेंगे, सारी चीजें डिस्कस होंगी, बेफिक्र रहिए आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए जो है, ठीक है ना। सवा बेटा, कंसेप्टर बैच में भी पॉलिटी चलेगी, ठीक है ना, उसमें जो है हम उस लेवल की चीजें चलाएंगे, बट जो नेक्स्ट लेवल की चीजें हैं वो आगे वाले बैच में जो है चलनी होती हैं। आनंद बेटा, फॉरेनर इंडिया में फॉरेनर पीएम तभी बन सकता है अगर उसके पास इंडियन सिटीजनशिप है बेटा। अगर उसके पास इंडियन सिटीजनशिप है तो वो यहाँ पे इलेक्शन लड़ सकता है। आप सब बच्चों को पता होगा, नहीं पता है तो अपने माता पिता से डिस्कस करेंगे। 2004 में ये इश्यू चला था जब सोनिया गांधी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनने वाली थी।
उस टाइम पे अपोजिशन पार्टीज ने ये कहा कि भाई ये तो इटली की है, ठीक है ना, इवन दो वो इटली की है, ठीक है ना, ठीक है, लेकिन उनके पास इंडियन सिटीजनशिप है। इश्यू उस टाइम पे ये था कि भाई इटली एक ऐसा देश है जहां पे इटली की जो गवर्नमेंट है वो अपने लोगों की सिटीजनशिप कैंसिल नहीं करती है। अगर वो लोग दूसरे देश की सिटीजनशिप भी लेते हैं तो वहां पे सिटीजनशिप कैंसिल नहीं होती है। तो लोगों का ये कहना था कि सोनिया गांधी के पास वहां की सिटीजनशिप भी है, तो ये इश्यू चला था। अदरवाइज एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के हिसाब से बाहर का बंदा अगर इंडिया में रहता है उसको भारत की सिटीजनशिप मिल जाती है तो वो पॉलिटिकल पोस्ट के लिए खड़ा हो सकता है। उसको यहाँ पैदा होना जरूरी नहीं है, वो सिटीजन बाय बर्थ हो ना हो, ये में जो है इससे फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी हो, चाहे कोई प्रेसिडेंट हो, पीएम की पोस्ट के लिए खड़ा हो, अगर वो इंडिया की सिटीजनशिप उसको मिल चुकी है तो वो इंडिया में जो है अपना प्राइम मिनिस्टर या बाकी किसी पॉलिटिकल ऑफिस को होल्ड कर सकता है अगर उसके पास सिटीजनशिप है। अगर सिटीजनशिप नहीं है तो फिर नहीं हो सकता है बेटा, जो है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी जो है चीजें हैं, बहुत डिटेल में डिस्कशन होंगी, बहुत सारी चीजों को हम लेके चलेंगे और बहुत सारी चीजों को कनेक्ट करेंगे, बहुत सारी चीजों को जो है लेके हम जो है अच्छे से एफर्ट लगा के करेंगे। तो मेहनत करनी है आप लोगों ने। कल और डिटेल के साथ धर्मनिरपेक्षता के कंसेप्ट पे जो है डिस्कशन करूंगा, समझाऊंगा आपको, ताकि क्लैरिटी के साथ आप बहुत सारी चीजों को जो है लेके चलें। एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगा, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का बैच आप जल्दी जो है जुड़े, उसको ज्वाइन करें। उसके अलावा मार्गदर्शन जो है पूरा मेंटोरशिप प्रोग्राम है ओजांग सर का, उसको लेके बढ़े। और सबसे इंपॉर्टेंट बैच जो इस टाइम पे आपके सामने है, सबसे इंपॉर्टेंट बैच प्रोडक्टिविटी बूस्टर बैच, सिर्फ 499 में जो है ओजांग सर जो है आपके लिए लेके आ रहे हैं। 5 दिन का ये ऑनलाइन वेबिनार है, एक सेमिनार है जो ऑनलाइन रहेगा। जो है आप सब बच्चे उसमें जुड़े। ओजांग सर आपके पास जो है 5 टेक्निक्स लेके आ रहे हैं, 5 टूल्स लेके आ रहे हैं, या आप यूं कहिए कि सफलता के 5 हथियार आपके पास लेके आ रहे हैं, जो हथियार आपको मिल जाएंगे उन 5-6 दिनों के बाद, और आपकी लाइफ सिंगल हैंडेडली ट्रांसफॉर्म होने वाली है। बहुत मस्ट है आप सब बच्चों के लिए जो है। तो आप सब बच्चे जो है इस बैच के साथ जुड़े। 5 दिन का ये वेबिनार जो है 3 अगस्त से शुरू होगा, इसको मत मिस करें। बहुत कम मौका मिलता है जहां ओजांग सर पर्सनली जो है आपके लाइफ इश्यूज की बात करेंगे, आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन की बात करेंगे, आप जो है बहुत ज्यादा जो है आराम की बात करते हो उसकी बात करेंगे, कैसे आराम से बाहर निकलना है, कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकलना है उसकी बात करेंगे, कैसे अपने मकसद को डिसाइड करना है, अपने लक्ष्य को डिसाइड करना है उसकी बात करेंगे। इन सारी चीजों की जो है बात करेंगे। चंद्रहास बेटा ऑप्शनल पॉलिटी नहीं है, खाली ऑप्शनल के अंदर पॉलिटी तो एक कंपोनेंट है, ऑप्शनल जो है पॉलिटिकल साइंस है बेटा, PSIR, उसकी फी बेटा 35,000 है बेटा। 7 महीने का 8 महीने की जो है क्लासेस जो है रहेंगी बेटा। जो है आप मेरे साथ जुड़ेंगे 8 महीने के लिए, जो है बैच की जो आपको लाइव क्लासेस रहेंगी और रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिलती रहेंगी 18 महीने के लिए जो है। तो उसमें आप सब जो है जुड़े। और उसके अलावा जो बच्चे जिनको थोड़ा सा इश्यू है कि भाई वो जो है एक ही बार में फी नहीं दे सकते, तो वो 2 बार में दे दें या 3 बार में मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करें, मैं मैनेजमेंट से बात जो है कर लूंगा। जी खुशबू बेटा बताएं क्या इश्यू है आपका जो है। तो प्रोडक्टिविटी बूस्टर बैच इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ में शायद दोबारा आपको ये मौका ना मिले जहां पे ओजांग सर पर्सनली आपकी जो है लाइफ प्रॉब्लम्स की बात करेंगे और बताएंगे आपको कैसे जो है आप जो है जहां एक टेंशन्स, एक जो है बहुत सारे जो है टेंशन्स, उस पड़ाव को कैसे पार करें, उन परेशानियों से निकल के कैसे आप अपनी जो है पढ़ाई को जो है लेके आगे बढ़े, कैसे फोकस करें, कैसे जो है वो करें। क्योंकि एक मेंटोर होने के साथ साथ जो है वो एक ELM ट्रेनर भी हैं और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, एक जो है अपने आप में बहुत बड़ी जो है एक जिंदा इंस्पिरेशन की तरह जो है वो आप सबके सामने हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में पर्सनली खुद इतनी स्ट्रगल के बाद जो है इस लेवल पर वो पहुंचे हैं। तो मैं कहूँगा कि आप ज़रूर उनके साथ जो है जुड़े। खुशबू बेटा जो लोग ये बता रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन लेने पर मुश्किल इसलिए है कि करंट अफेयर्स से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो बेटा ये मुश्किल नहीं है। अब बेटा देखो परसेप्शन की बात है, सोचने की बात है। आपको लोग बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन लेने पे ज़्यादा क्वेश्चन करंट से आते हैं, तो ये मुश्किल है। मैं कहता हूँ यही तो आसानी है यही आसानी है कि जिस बच्चे का पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन होगा, जो मेरे साथ जुड़ेगा, उसका करंट सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा और चैलेंज करके उसका करंट स्ट्रांग होगा। और ये सबसे ज्यादा आसानी है कि वो करंट चीजों को जो है क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, तो ये तो आपके लिए आसानी है। वो लोग बेचारे जो है डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, वो गलती से आपको जो है आसान चीज बता गए हैं,
ठीक है, परसेप्शन की बात है, सोचने की बात है, ठीक है ना। एक चीज आप भी देखते हैं, ठीक है ना, एक चीज मैं भी देखता हूं, ठीक है। तो कुछ लोग जो है, जैसे ये एक हाथ है, लोग ऐसे देखेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं ये उल्टा हाथ है, ठीक है, ये ऐसे हाथ है ये हाथ ही है। तो परसेप्शन की बात है, वही चीज जो उनको मुश्किल लग रही है वही चीज तो आसानी है कि पॉलिटिकल साइंस से मैक्सिमम क्वेश्चन करंट से आएंगे, और करंट आपकी सबसे स्ट्रांग पॉइंट होता है, सबसे स्ट्रांग पॉइंट होता है। और पॉलिटिकल साइंस में ही नहीं बल्कि आपकी जीएस पेपर सेकंड सारा का सारा इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस प्लस आपका इंटरनेशनल रिलेशंस जो है करंट से आता है, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो आपके लिए तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी ये सारी की सारी जो है चीजें। नेहा बेटा, पॉलिटिकल साइंस में जो भी करंट रिलेटेड इश्यूज हैं, अंतरराष्ट्रीय रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, इंडिया यूएस रिलेशंस, या उसके अलावा ईरान इश्यू, या उसके अलावा पैलेस्टीन, जितने भी आपके बाइलेटरल इश्यूज हैं सारे के सारे डिस्कस होंगे। जितने भी आपकी पॉलिटी के करंट टॉपिक्स हैं वो सब डिस्कस होंगे। गवर्नेंस के जितने भी आपके एक्ट्स हैं आपके सारे के सारे वो डिस्कस होंगे। जो भी करंट जजमेंट्स हैं आपकी सुप्रीम कोर्ट की है, उसके अलावा जहां जहां अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग यूटीज के अंदर जहां पे भी गवर्नर रूल आया है या गवर्नर के इश्यूज चले हैं, प्रेसिडेंट के इश्यू चले हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात है, या और बहुत सारी चीजें, उन सब पे डिस्कशन होगी। वो सारी की सारी चीजें जो है मैं यहाँ पे कवर करूंगा। सो जो बच्चे अभी भी नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जो है इसके साथ जो है जुड़े, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन ज्वाइन करें। और उसके अलावा जो आपके ओजांग सर का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है कंपोनेंट आने वाला है, सिर्फ 499 रुपए में जो ओजांग सर प्रोडक्टिविटी बूस्टर बैच लेके आ रहे हैं 3 अगस्त से, जल्दी जल्दी उसमें जुड़े, आज ही जुड़े, बहुत लिमिटेड ऑफर है ये, सिंगल हैंडेडली आपकी लाइफ जो है ट्रांसफॉर्म करने वाला है। तो इन चीजों को समझें आप। चंद्रास बेटा, आप जो है ऐप पर ही वहां पे जो है ये वाला कोर्स मौजूद है, प्रोडक्टिविटी बूस्टर बैच जो है ओजांग सर का, वहां पे आप उसमें एडमिशन ले। इसके अलावा मेरा पीएसआईआर का बैच जो है वो भी ऑनलाइन जो है आपको जो है मिलेगा, जो है ऐप के ऊपर ही जो है, ठीक है ना। आप कॉल कर सकते हैं, आप जो है मैनेजमेंट को कॉल कर सकते हैं, उनके साथ जो है आप डिस्कस कर सकते हैं सारी की सारी जो है चीजें। सो थैंक यू सो मच ऑल द स्टूडेंट्स, एफर्ट्स लगाएं, मेहनत करें, सब चीजों को जो है अच्छे से लेके चलें। जिन बच्चों के पास मेरा कांटेक्ट नहीं है और वो पॉलिटिकल साइंस के रिलेटेड कुछ डाउट्स अपने क्लियर करना चाहते हैं, तो वो मेरा कांटेक्ट नंबर जो है लिख लें, 8888270270 बिल्कुल एहसान, यू आर राइट, दिस इज द डबल बेनिफिट ऑफ टेकिंग पीएसआईआर, कि आपका जीएस ऑटोमेटिकली तैयार हो रही है और सबसे ज्यादा जीएस तैयार हो रही है, ऑलमोस्ट 300 प्लस नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर मैं दोबारा बोलता हूं, 8882882702802846। यस विवेक बेटा, हिंदी माध्यम में भी क्लासेस होंगी, हिंदी के भी नोट्स मिलेंगे, बाइलिंगुअल क्लासेस होंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जल्दी जुड़े बेटा और सब चीजों को लेके जाएं। ओके खुशबू बेटा, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, आपका बर्थडे है आज, सो आई विश यू वंस अगेन कीप ऑन राइजिंग, कीप ऑन अचीविंग न्यू हाइट्स इन योर लाइफ। तो आज जो है इस बर्थडे का गिफ्ट आप अपने पेरेंट्स से यही मांगे कि भाई मेरी एडमिशन जो है पीएसआईआर में जो है करवा दें, और उसके साथ साथ जो है पीएसआईआर के साथ साथ जो है जो ओजांग सर का प्रोडक्टिविटी बूस्टर बैच है उसमें भी आप जो है जुड़े। सो वंस अगेन थैंक यू ऑल, एक नई डिस्कशन के साथ, एक नई टॉपिक के साथ, एक नई मोटिवेशन के साथ, एक नई इंकरेजमेंट के साथ आप सब बच्चों के साथ फिर से जुड़ूंगा, फिर से जो है सारी चीजों को लेके आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस संडे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। हेलो भवेश राणा बेटा, ओके रंजिता बेटा, ओके सवा बेटा, ओके टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय।